एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल आंसर फॉर द क्वेश्चन रिलीज ऑन 14th मई 2020. दिस इज आवर वीक 1 डे 4 ऑफ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर मेंस 2020. चार क्वेश्चन हमने रिलीज किया था. ईच क्वेश्चन यू हैव टू राइट फॉर 12.5 मार्क्स इन 150 वर्ड्स. मॉडल फर्स्ट क्वेश्चन, service sector in shambles, supply chain and demand of industry vanished due to extended lockdown. तो ये बता रहा है सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, इन सबको नुकसान हुआ है एक्सटेंडेड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक. टू व्हाट एक्सटेंड एग्रीकल्चर कैन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. जैसा मैंने पहले बताया था, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड और डायरेक्टिव के बारे में ध्यान देना है. तो यहाँ पे कीवर्ड है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, और एग्रीकल्चर से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा. इकोनॉमी का तीन पार्ट होता है: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. तो सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा बर्डन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर पे आ गया है. दूसरा, डायरेक्टिव पे आपको ध्यान देना है. तो डायरेक्टिव आपके आंसर को डायरेक्शन देगा. अगर आप राइट डायरेक्शन में नहीं देते हैं, लिखते हैं, तो आपका आंसर उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा. सो यू हैव टू फॉलो कीवर्ड जो कंटेंट डिसाइड करेगा आपके आंसर का, एंड डायरेक्टिव विल डिटरमाइन डायरेक्शन. इसका इंट्रोडक्शन. कोविड-19 की वजह से सर्विस सेक्टर के ऑफिसेस बंद हैं, फैक्ट्रीज क्लोज है, बट एग्रीकल्चर में अभी भी एक्टिविटी हो रहा है. राबी क्रॉप्स, उसका अभी हार्वेस्टिंग चालू है. वो हार्वेस्टिंग खत्म होगा तो खरीफ क्रॉप का सोइंग चालू हो जाएगा. तो ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन गवर्नमेंट को करना पड़ा, वो ज़्यादा अर्बन एरिया में स्प्रेड है. रूरल एरिया अभी भी मोर और लेस इससे फ्री है. केरला में मेरा एक दोस्त है, राजस्थान में मेरा एक दोस्त है, मध्य प्रदेश में मेरा दोस्त है. जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, वो रूरल एरिया या छोटे टाउन में रहते हैं, तो वो मुझे ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल है. जैसा अहमदाबाद या दिल्ली में कंडीशन है, वैसा यहाँ पे कंडीशन नहीं है. तो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन करना पड़ा, उसका आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में है, अर्बन एरिया में है कंपेयर टू रूरल एरिया. आप उसके डेटास को भी देखो, कितना कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है. तो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, पुणे, चेन्नई, इन सब में ज़्यादा स्प्रेड है. कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है. से मेरा ऑफिस बंद है, मेरा इंडस्ट्री बंद है, तो मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है. अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है. तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं उसको स्पेंड कैसे करूँगा, और जब मैं स्पेंड ही नहीं करूँगा तो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कैसी होगी. से मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मैं एसी कैसे खरीदूँ, फ्रिज कैसे खरीदूँ, मोबाइल कैसे खरीदूँ, थिएटर जब ओपन होगा तो मैं मूवी देखने नहीं जा सकता. लेकिन एग्रीकल्चर वो एक एसेंशियल गुड है, वो हमें फूड प्रोवाइड कर सकता है. यू कैन लिव विदाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, बट यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड. यू कैन नॉट लिव विदाउट हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज. हेल्थ एजुकेशन को मैं कहूँगा ये फिर भी सेकेंडरी है, बट फूड प्राइमरी है. अगर फूड आपको नहीं मिलेगा तो आप तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो कैसे एग्रीकल्चर इंडिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है और इंडिया के कोई इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे लेके आ सकता है. नीति आयोग का एक असेसमेंट है, उसमें उन्होंने कहा कि इन दिस ईयर जब सारे के सारे सेक्टर का नेगेटिव ग्रोथ है, एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली 3% के हिसाब से ग्रो करेगा, और ये हमारे जीडीपी में 0.5% ऐड करेगा इन दिस टाइम ऑल्सो. 69% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है, और ऑलमोस्ट रूरल एरिया के सारे हाउस होल्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ इंगेज रहते हैं इन वन वे और अदर वे. अगर हम एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करेंगे, जिसकी वजह से फार्मर्स का इनकम इंक्रीज होगा, और वो रूरल डिमांड को बूस्ट कर सकता है. आपने अभी टीवी पे विजुअल देखा होगा, बॉम्बे से, सूरत से, दिल्ली से लेबरर्स चल के अपने घर में जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी कम हो गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि स्टैग्नेंट है. तो ये जो लेबरर्स जा रहे हैं अपने गांव में, ये सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड माइग्रेंट लेबरर्स हैं. ये जब अपने गांव में जाएंगे तो गांव में इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, अदरवाइज पहले सिटी में भूखे मर रहे थे, अब गांव में भूखे मरेंगे. क्योंकि ये लोग गांव से निकल के सिटी में पहले क्यों गए थे? क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था. एग्रीकल्चर के अंदर पोटेंशियल है कि इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है,
रीजन, एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, प्लस एग्रीकल्चर में जो लेबरर्स का रिक्वायरमेंट है वो सेमी स्किल्ड एंड लो स्किल्ड लेबरर चाहिए, जो इनके अंदर क्वालिटी है ये। थर्ड, एग्रीकल्चर को बेटर वे में मैनेज करें, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो उससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इरिगेशन, ये फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इनहेंस करेगा। सपोज करो अभी एक फार्मर्स 1 एकड़ का फार्म है, वहां पे 100 केजी राइस ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में अगर वहां पे वो 1000 केजी राइस ग्रो करने लगे तो उसका इनकम कितना होगा, 10 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, उनको लोन दे के या लीगल वे में, एंड बिजनेसेस को भी इनकरेज हमें करना चाहिए कि वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक वैल्यू मल्टीप्लायर है। से वीट 20 रुपीज पर केजी है, वीट का मैं ब्रेड में कन्वर्ट कर देता हूं और अब ये हो जाएगा से 400 रुपीज पर केजी। तो ये एक वैल्यू एडिशन लेके आता है। कंक्लूजन, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने 12th मई के नेशन के एड्रेस में उन्होंने कहा था कोविड-19 पेंडेमिक एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने लेके आया है। ये क्राइसिस है, क्यों नहीं हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके हमारे इकोनॉमी को पूरा रिबूट करेंगे तो और उसको ज़्यादा डाइवर्स बनाएंगे तो इंडिया को और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन हम कोविड-19 पेंडेमिक को लेके और हमेशा कोरोना कोरोना रोते रहेंगे, जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और हमें नुकसान ही होगा। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हमारी इकोनॉमी को और डाइवर्स और ज्यादा एक्सीलेंट वे में बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, in present multipolar world, non-aligned movement has lost its relevance and reduced itself to the bunch of loser. Critically analyze. इसका कीवर्ड है नॉन अलाइंग मूवमेंट। क्या है, 1955 में नॉन अलाइंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर के टाइम दो ब्लॉक था, एक ब्लॉक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसको यूएस लीड कर रहा था, दूसरा सोशलिस्ट ब्लॉक था जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट का कहना ऐसा था कि हम इन दोनों के साथ अलाइंग नहीं होंगे। नॉन अलाइंग मूवमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया है। आप डिकोडिंग न्यूज़ प्लेलिस्ट के अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। 360 डिग्री हमने उसको एनालिसिस किया है, आपको आइडिया आएगा। क्रिटिकली एनालाइज, आपको इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज करना है। तो दिस इज डायरेक्टिव। इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा आप कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दो। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट को हमने कोल्ड वॉर के टाइम क्रिएट किया था और इसका पर्पस था ये यूएस जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा है, यूएसएसआर जो सोशलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा। अब नैम उतना सिग्निफिकेंट नहीं है इन प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में। क्यों? 1945 से लेके 1990 तक वर्ल्ड बाइपोलर था। वर्ल्ड में दो पावर था, यूएस एंड यूएसएसआर। 1990 से 2008 वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर है, यूएस, और इस पीरियड को कहा गया ये यूएस का हेजीमनी है, यूएस का डोमिनेंस है। फ्रॉम 2008 टिल नाउ अब वर्ल्ड मल्टीपोलर हो गया है। अब वर्ल्ड में कोई एक पावर ही नहीं है, वर्ल्ड में मल्टीपल पावर है। रशिया है, चाइना है, यूएस है, इंडिया है, ब्राजील है, एटसेट्रा। तो यूएस हेजेमनी स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर के टाइम और 2008 तक कंटिन्यू करता है और उसके बाद वर्ल्ड मल्टीपोलर हो जाता है। अब सिर्फ वर्ल्ड में दो लोग नहीं है तो उनके बीच में आपको इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो जब दो लोग है ही नहीं, कोल्ड वॉर है ही नहीं, तो अलाइनमेंट की क्या जरूरत है? नॉन अलाइनमेंट कब आया कि आपको अलाइन नहीं होना है यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ, बट यूएसएसआर तो पूरा खत्म हो गया तो नॉन अलाइनमेंट का तो कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेकेंड, जो कंट्री नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट है वो ग्रेट पावर के साथ अलाइन है इन वन अदर वे। जैसे पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट है, ये भी नैम का मेंबर है। सऊदी अरेबिया ये यूएस का ट्रस्टेड एली है मिडिल ईस्ट में। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोनों नैम के मेंबर हैं और दोनों वन और अदर कंट्री के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि नॉन अलाइंग है? तो नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल को कंट्री खुद ही फॉलो नहीं कर रही है।
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में कहा जाता है वो वीक नेशन है, दे आर बंच ऑफ लूजर। आप नॉन अलाइन मूवमेंट में कुछ कंट्री को देख लो, सऊदी अरेबिया है, इंडिया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो पुअर कंट्री है, और ग्लोबल अफेयर में उनका बहुत कम से है, बहुत कम उनका व्यू को लोग कंसिडर करते हैं। तो जब कंट्री खुद वीक है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो वीक होगा। से 2-0 डजंट मेक 1। तो जब कंट्री वीक है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी वीक है। और कंट्री के वीकनेस को आप इस वे में कह पाओगे, नरेंद्र मोदी 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2014 में वो नैम के 2016 में नैम के समिट को मिस करते हैं, 2019 में नैम के समिट को मिस करते हैं, जबकि वो G20, ब्रिक्स, SCO उसके समिट में वो प्रेजेंट रहते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। नैम के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ही कन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन है। से अरब कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन है, तो जिसकी वजह से यूनाइटेड नहीं रह पाते ये। इनके अंदर खुद इंटरनल डिफिकल्टीज है, लाइक पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, सिविल वार का प्रॉब्लम चल रहा है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, डाइवर्जेंस ऑफ व्यू ग्लोबल इशू के ऊपर, जैसे क्लाइमेट चेंज है तो एक नैम मेंबर एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नैम मेंबर वाई डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्लोबल इशू के ऊपर क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ट्रेड वार, वहाँ पे इनका कोई व्यू जो है वो एक फिक्स व्यू नहीं है, एक यूनिफाइंग व्यू नहीं है। जो नैम के मेंबर्स हैं वो खुद नैम के प्रिंसिपल को ऑनर नहीं कर रहे हैं। जैसे काउंटर एक्सप्लोटेशन नैम का एक प्रिंसिपल था। जो कॉलोनियल कंट्रीज थे, वो अफ्रीका से जो यूरोपियन पावर्स हैं, वो अफ्रीकन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज उनको एक्सप्लोइट करते थे। तो नैम इसलिए बना कि इस एक्सप्लोटेशन को हम काउंटर कर पाएंगे। सीरिया नैम का मेंबर है और वहाँ के प्रेसिडेंट बशर अल असद वो खुद अपने कंट्री मैन का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। तो जिस प्रिंसिपल पे नैम बना है उसको ये ऑनर ही नहीं कर रहे हैं। कंक्लूजन, ऐसा नहीं है कि नैम कंप्लीटली इररेलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नैम आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है, नो डाउट उतना रेलिवेंट नहीं है जितना 1955 में था। नैम को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड में और ज़्यादा सीरियसली लोग उसको लें। तो नैम क्यों इंपॉर्टेंट है आज भी? नैम के अंदर 120 मेंबर हैं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इसके अंदर हैं। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड है। 194 मेंबर यूनाइटेड नेशन के हैं और सेकंड हैं वो नैम के पास है 120। इसके मेंबर डेवलपिंग नेशन है, रिसोर्सफुल नेशन है, जिसके पास पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। नैम कंट्रीज वो प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, और अगर उनके बीच में पॉलिटिकल कोलैबोरेशन है तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नैम कंट्री अफगानिस्तान में, इराक में ट्रेड वार में, या ईरान के ऊपर जो यूएस ने सैंक्शन किया उसको चेक कर सकते हैं यूएस के यूनिलेटरल एक्शन को, ताकि यूएस एक ऑल पावरफुल कंट्री ना बन जाए। नैम कंट्री मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, रीइंफोर्स कर सकते हैं। ये नियो कॉलोनियलिज्म को काउंटर कर सकते हैं। नियो कॉलोनिज्म क्या है? ब्रिटेन को जब इंडिया को जब ब्रिटेन कॉलोनी बना रहा था तब इंडिया में आके उसने पॉलिटिकल पावर पूरा कैप्चर कर लिया। लेकिन आज आपको किसी कंट्री को अगर अपने अंदर करना है तो उसके लिए पॉलिटिकली आपको डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं। से गूगल अभी क्या कर रहा है, अमेजोन क्या कर रहा है, उसने पूरे इंडियन इकोनॉमी को कैप्चर करके रखा है। तो इसको नियो कॉलोनिज्म कहते हैं। इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्री, डोमिनेटिंग अदर कंट्री थ्रू इकोनॉमिक्स और सॉफ्ट पावर और थ्रू डमी गवर्नमेंट। ये साउथ साउथ कॉपरेशन प्रमोट कर सकता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग नेशन, नॉर्थ का मतलब होता है डेवलप नेशन। तो ये डेवलपिंग नेशन के बीच में कॉपरेशन को प्रमोट कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, थर्ड क्वेश्चन ऑफ 14th of May 2020. To deal with 21st century challenges and achieve sustainable development goal, India need to urgently plug a gap in public service delivery, making it more effective and efficient. तो इसमें दो कीवर्ड है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और दूसरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो इंडिया को
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइक पॉवर्टी हटाना, हंगर को रिमूव करना, इक्वालिटी लेके आना, उसको अचीव करने के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में काफ़ी चेंजेस करना पड़ेगा। इसको आप सब्सटेंटिएट करो। सब्सटेंटिएट का मतलब होता है एविडेंस के साथ आप इसको सपोर्ट करो। इस पूरे ये पूरा जो थियरी दिया हुआ है, ये पूरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एविडेंस के साथ आप इसको सपोर्ट करो। इंट्रोडक्शन। 21st सेंचुरी में चैलेंजेस क्या है उसको आप मेंशन करो। इंडिया में हंगर का, माल न्यूट्रिशन का, लो लर्निंग आउटकम, पॉवर्टी। इंट्रोडक्शन में जितना आप डायरेक्ट रहोगे और कम वर्ड को यूज करो, बट वर्ड ऐसे यूज करो कि वो ब्रोडर एक मीनिंग लेके आए। सब कुछ अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे तो फिर कैसे चलेगा। इंट्रोडक्शन रिमेंबर मूवी का ट्रेलर है, और 2 घंटे की मूवी है तो ट्रेलर 2 मिनट का होता है। ट्रेलर कोई 10 मिनट 15 मिनट का नहीं होता, नहीं तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। विच कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय मेकिंग आवर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सच एज फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, गवर्नेंस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। से मैं किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा रहा हूँ, बट उस स्कीम में जो चीज़ डिलीवर हो रहा है उससे मेरा उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। से मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो मेरा तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू मैं कंप्लेन कर पाऊँ। पॉलिसी हमारे कंट्रीज में बहुत सारी है, प्रॉब्लम है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का। अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो जाए तो इंडिया को डेवलप कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, और इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो सकता है। हमें करप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा एट ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। स्केल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आपको 5 kg राइस, 10 kg वीट मिलता है, बट सिर्फ आप राइस और वीट थोड़ी खाते हैं। यू नीड फाइबर, यू नीड प्रोटीन, यू नीड ऑयल, यू नीड शुगर। तो आपके फूड बास्केट में जितना कंपोनेंट है वो सारा कवर करना चाहिए पीडीएस में। नंबर 2, आप 5 kg राइस या 10 kg वीट के साथ पूरा मंथ नहीं निकालते हैं। यू शुड गेट मोर फूड ऑल्सो। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी भी देना है, ज़्यादा क्वालिटी भी देना है। अदरवाइज क्या होगा, ये हमारे प्रॉब्लम को जस्ट 50% या उससे भी कम सॉल्व करेगा। पीडीएस के थ्रू मेरा हंगर से पूरा नहीं जाता, जस्ट 20% हंगर खत्म होता है। रिकॉर्ड का हमें डिजिटाइजेशन करना चाहिए ताकि रियल टाइम पे हम एसेस कर पाएं। गवर्नमेंट स्कीम में प्रॉब्लम ये होता है कि हम उसको मॉनिटर ही नहीं कर पाते हैं। जब तक आप मॉनिटर ही नहीं कर पाओगे तब तक आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे। से आज कोई स्कीम चल रहा है और इवनिंग में मेरे पास डेटा है, मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगा, और कुछ गलती है तो मे बी मैं उसको 1 वीक के बाद इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। बट स्कीम का डेटा, स्कीम का रिकॉर्ड आपके पास 1 साल बाद आता है। आप एनालिसिस भी करोगे तब तक तो इकोनॉमी में, सोसाइटी में बहुत सारा चेंजेस हो गया होगा, आप क्या उसके अंदर चेंजेस लेके आओगे। तो रियल टाइम असेसमेंट होना चाहिए और उसके लिए रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन होना चाहिए। बेनिफिशियरीज को हम प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करें। जैसे कितने ऐसे स्कीम हैं जहां पे बेनिफिशियरीज जो होते हैं वो डूबियस होते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऑलमोस्ट 50% लोगों के पास जो बीपीएल कार्ड हैं वो उसको डिजर्व नहीं करते हैं, एंड 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिनको बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए बट उनके पास कार्ड नहीं है। तो लार्ज एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन एरर है इन गवर्नमेंट स्कीम। ऑफिसर्स का प्रॉपर वे में सिलेक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उनका पोस्टिंग होना चाहिए बेस्ड ऑन उनके पास स्किल क्या है। अगर स्किल नहीं है तो उनके स्किल को प्रॉपर वे में इन्हेंस किया जाए ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। हमें सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंस्टिल करना चाहिए, इंजेक्ट करना चाहिए। कंक्लूजन, गवर्नेंस रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जो पॉलिसीज है वो एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, वो एक पीस मील वे में रिजल्ट देगा, हाफ हार्टेड रिजल्ट देगा, और उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होगा। से आपने गवर्नमेंट स्कूल तो ओपन कर दिया, बट गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो जो लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप गवर्नमेंट स्कूल ओपन करो, उसमें लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दो, फिर देखो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है, और इम्प्लीमेंटेशन कब हो पाएगा, जब हम गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म करेंगे। 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
COVID-19 pandemic has exposed shortcoming in India healthcare sector. Analyze the role of technology and artificial intelligence in reforming health sector. इंडिया के हेल्थ सेक्टर में जो प्रॉब्लम था वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक्सपोज हो गया, और आपको इसको एनालाइज करना है कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को आप इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब कर दो। कोरोना कोविड-19 के पेशेंट हॉस्पिटल में फ्लड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, जिसके वजह से कुछ स्टेट हैं दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन टैकलिंग देम, क्योंकि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ डॉक्टर्स ये प्रॉपर शेप में नहीं है, और हम हेल्थ सर्विसेज को प्रॉपर वे में नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। we have more number of patient but we have very few good infrastructure। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि पहले कोविड-19 के पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, गवर्नमेंट ने फिर एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट किया कि आप भी कोविड-19 के पेशेंट को ले सकते हो, आप भी उनका टेस्ट कर सकते हो, ताकि कुछ पेशेंट का लोड प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसका कैसे टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, आप हेल्थ मैपिंग कर सकते हैं। से ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डेंगू के ज़्यादा केसेस आते हैं, ये पॉपुलेशन है जिसको डायबिटीज़ के ज़्यादा केसेस होते हैं, तो हेल्थ मैपिंग आप इंडिया के पॉपुलेशन का कर लो, इंडिया के एरिया का कर लो, तो आपको पता चलेगा ये रीजन ज़्यादा प्रोन है ये पर्टिकुलर डिसीज़ का, डिसऑर्डर का, डेफिशिएंसी का, और आप वहाँ पे वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो। इंडिया का लेंथ एंड ब्रेथ काफ़ी लार्ज है, प्लस इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो अगर सिंगल अप्रोच हम पूरे इंडिया के लिए फॉलो करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, हमें डाइवर्स अप्रोच के में जाना पड़ेगा, और उसके लिए हेल्थ मैपिंग करना पड़ेगा, कौन सा एरिया में कौन से सेट ऑफ पॉपुलेशन में क्या चैलेंजेस है। दूसरा, हेल्थ इंटेलिजेंस। सपोज करो मेरे को डायबिटीज़ है और मैं डॉक्टर को विजिट करता हूँ, तो डॉक्टर मेरे पास्ट हिस्ट्री में जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री में, मेरे पेरेंट के हिस्ट्री में जाएगा, मेरे फैमिली के हिस्ट्री में जाएगा, सो डैट वो पता लगा पाए कि इसका रूट कॉज क्या है। जैसे हमारे पास क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस है, तो क्यों नहीं हेल्थ इंटेलिजेंस है, जिससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम प्रॉपर वे में एनालाइज कर पाएंगे और उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर पाएंगे। टेली मेडिसिन होना चाहिए, से अर्बन एरिया में आपको अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल मिल जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बट रूरल एरिया में या छोटे टाउन में ये एब्सेंट है, तो अर्बन एरिया के डॉक्टर रूरल एरिया के पेशेंट को टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एडवाइस कर सकते हैं, या वहाँ के डॉक्टर हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डिसीज़ में ट्रीटमेंट कैसे देना चाहिए। आपने आइडिया 4G का ऐड देखा होगा, तो उसमें उन्होंने इसी कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया है। उसमें ऐसा था कि ड्यू टू 4G इंटरनेट का स्पीड इतना हाई हो जाएगा कि छोटे शहरों के लोग वो बड़े शहरों के डॉक्टर को रेफर कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे मैं किसी डॉक्टर को विजिट करता हूँ तो उसका रिकॉर्ड पूरा का पूरा डिजिटाइजेशन होना चाहिए। मैं मेडिकल शॉप पे मेडिसिन खरीदने जाता हूँ तो ये सारा रिकॉर्ड एक जगह पे हो, और फिर उसके बाद हम पैटर्न को एनालाइज कर पाएँ। नहीं तो क्या होता है कि इंडियंस के अंदर एक वीकनेस ये है कि सपोज हमें हेडेक हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मेडिकल शॉप में जाते हैं, पैरासीटामोल खरीद लेते हैं और हेडेक को हम ठीक कर लेते हैं। हम खुद ही अपना डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो हेडेक आपको क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो हमें जानना पड़ेगा। तो हमें सिम्टम्स को ठीक नहीं करना है, हमें डिसीज को ठीक करना है। तो आपने जो जो भी मेडिसिन खरीदा, सपोज इसको आधार के साथ लिंक करो, आपने जो जो भी मेडिसिन खरीदा उसका एक रिकॉर्ड मेडिकल शॉप के पास होगा, और सारा रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा होगा। आप जिस जिस डॉक्टर के पास विजिट करने गए वो सारा रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा होगा, तो जिसके वजह से फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जो मेडिकल प्रोफेशनल है इसको बैकग्राउंड में जाके चेक कर सकते हैं, ओके ये प्रॉब्लम था और इसके पीछे का ये रीजन है। देन डेटा शेयर कर सकते हैं वेरियस स्टेक होल्डर में, से फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर फ्रेटर्निटी है, और न्यूट्रिशन की कंपनी है, उनके बीच में डेटा को शेयर कर सकते हैं ताकि बेटर वे में हेल्थ केयर प्रॉब्लम को टैकल कर पाएं। रिमोट मॉनिटरिंग टूल होना चाहिए, वियरेबल टेक्नोलॉजी होना चाहिए,
जिससे पता चले कि आपका हार्ट बीट कितना है, या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलर वे में, आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को रेगुलर वे में मॉनिटर किया जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर जो जीन है उसको पूरा मैप किया जाए, और जिससे आपके मेडिकल हिस्ट्री को समझा जाए, और जिससे ये पता लगाया जाए कि फ्यूचर में आप कौन से डिसीज को लेके ज़्यादा प्रोन है। प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं हम बीमार होने से पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं, जिससे हम कभी बीमार ही ना पड़े और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग या जीन मैपिंग काम में आएगा। वो आपके पूरे जीन को स्टडी करके और ये बताएगा कि फ्यूचर में आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कंक्लूजन, डेवलप नेशन में वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इंडिया की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक यूज़ नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि आप कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी को देखो, उतना लिटरेसी नहीं है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस इंडिया में। बट समहाउ हमें ट्राई करना पड़ेगा और इसको धीरे धीरे हमें डिजिटाइज करके टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा। वो हमें हेल्प करेगा प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में, वो हेल्प करेगा कोस्ट को लोअर डाउन करने में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि लोग कम बीमार पड़ेंगे एंड दे विल स्टे हेल्थी एंड देयर लेबर प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। So this is a model answer of question released on 14th May 2020। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे इसको एड्रेस करने का। मॉडल आंसर का पीडीएफ उसको हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया है, उसके अंदर हमने उसको अपलोड कर दिया, आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड गुड डे।